यदि आप लोग पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ की ये श्रृंखला देख रहे हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आरओ प्रीलिम्स परीक्षा में पॉलिटी का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान में हमारी पॉलिटी की एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला चल रही है जो आरओ प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो अपनी आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ बनाकर ला रहा हूँ। तो मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और इसका केवल एक ही तरीका है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मुझे अपना कार्य इसी प्रकार आगे करते रहने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न आपका, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर भी होगा आपका राष्ट्रपति। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी अर्हता आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष से कम आयु का ना हो, लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। यह विकल्प गलत है। ये कोई अर्हता नहीं है राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए। और बाकी जो 3 हैं ये तीनों सही हैं। बाकी तीनों विकल्प नंबर 1, 2 और 4 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए आवश्यक है, जबकि विकल्प नंबर 3 राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता, यह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कोई सीमा नहीं है इस चीज़ की। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, परंतु अधिकतम आयु की कोई सीमा संविधान द्वारा परिभाषित नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 5, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो सही उत्तर है इसका अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही विकल्प है एकल मत हस्तांतरण पद्धति। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है इसका प्रस्तावक की संख्या 50 होती है और अनुमोदक की संख्या भी 50 होती है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? सही विकल्प होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न 13, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो सही इसका विकल्प हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा संसद का कोई भी सदन। प्रश्न नंबर 15, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा? तो उसका सही विकल्प होगा महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से। प्रश्न नंबर 16,
महाभियोग प्रक्रिया के आरोपों की जांच के दौरान क्या राष्ट्रपति संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हाँ, वह ऐसा कर सकता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? तो सही विकल्प है इसका 15,000 रुपये। उम्मीदवार को 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं और यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति पद के रिक्ति होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर रिक्ति किसी भी दशा में भरी जानी चाहिए? तो सही विकल्प है इसका 6 माह। 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, उससे अधिक समय तक नहीं हो सकता। 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। और एक तथ्य ये भी है कि उपराष्ट्रपति भी केवल 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है, राज्य को अधिक महत्व दिया गया है, केंद्र व राज्य के मध्य बराबरी बनाई रखी गई है? तो यही इसका सही विकल्प है, केंद्र और राज्य के मध्य बराबरी बनाई रखी गई है। प्रश्न नंबर 20, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? तो सही विकल्प है इसका वीवी गिरी। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग रहने की स्थिति में हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? सही उत्तर होगा इसका हाँ, चुनाव हो सकता है। प्रश्न नंबर 22, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ? सही विकल्प है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जब पहली बार चुनाव लड़े राष्ट्रपति का तो वह हार गए थे, लेकिन दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो वह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रश्न नंबर 24, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। उनका निर्वाचन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने उनका निर्वाचन किया था। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। प्रश्न नंबर 26, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति मिली? सही विकल्प है इसका 18 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 27, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और लेबर दल की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही विकल्प है जेबी कृपलानी। भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? सही विकल्प ब्रिटिश सम्राट। भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? अंतरिम संसद, नागरिकता, निर्वाचन, संक्रमणकारी उपबंध या उपर्युक्त सभी? तो इसका विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन सभी उपबंधों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया था। प्रारूपण समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया? सही विकल्प है फरवरी 1948 को। निम्न में से कौन प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह और गोपाल स्वामी अयंगर। तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 33, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया? सही विकल्प है इसका 3 वाचन के पश्चात।
संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो सही इसका विकल्प हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसे हम संविधान सभा की 12वीं बैठक भी कहते हैं। वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा अंतिम बार मिली थी और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से यह अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ये तथ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 35, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सही विकल्प 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गईं जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो सही उत्तर है इसका संविधान सभा की 3 प्रतियों पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न नंबर 37, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है इसका 284। उस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ही उपस्थित थे। प्रश्न नंबर 38, संविधान सभा के प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो देखिए इस प्रश्न में एक मिसप्रिंट है, यहाँ ये 305 नहीं बल्कि 395 है और यही इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और उसमें 8 अनुसूचियां थीं। तो यह विकल्प आप ठीक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 39, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। जी हाँ, यहाँ ये तथ्य आप ध्यान से देखिए, तीनों सेनाएं जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु उनका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 40, कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी टेस्ट सीरीज़? यदि आपको एक टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको इसमें कोई शंका, कोई डाउट है या आप मुझसे कोई और अपेक्षा रखते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कीजिए और इसे आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द मिलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ की अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।